सर जेम्स विल्सन थे, ये फादर ऑफ इनकम टैक्स थे। उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1860 में फॉर द फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स आया था। जो मेंबर बन गया, अकाउंटेंट मेंबर, जुडिशियल मेंबर, वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ITAT का, वही बनेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा। 70 साल तक आप कर सकते हो। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारत, वहां उस टाइम पे भी टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन पीपल, बट दैट वाज इन द शेप ऑफ पेनाल्टी। सरकार की ये मंशा थी कि जो लोगों को जो टैक्स नहीं देते, बहुत से अर्न करते हैं इनकम, या जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बाद में लोग साल के बाद टैक्स देना भूल जाते हैं या देते ही नहीं है। इंटरेस्ट इनकम किसी की अर्न होती है तो बैंक उसका TDS काट लेता है। दैट इज अब उसकी जैसे लिमिट है 40,000। आम सिटीजन जो है, आम लोग हैं, उसका 40,000 की लिमिट है जी। तो 40,000 के ऊपर जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा बैंक से, अगर वो पेमेंट नहीं शो करेगा, दैट विल बी डिटेक्टेड इजीली बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैन इशू द नोटिस कि हाँ भी ये आपने आप लोगों को इंडिविजुअली ये आप सोसाइटी बनाकर, ट्रस्ट बनाकर अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाएं, हॉस्पिटल चलाएं, आपकी वहाँ से जो इनकम आती है उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो एग्जाम करो। एडवोकेट तो 97 तक प्रैक्टिस करता है, 97 ईयर। अब भी परसों चौथ पेपर में आया था कि 97 साल के होके प्रैक्टिस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज। हम अक्सर आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलाते हैं जिनका नाम और रुतबा काफी होता है। उसी कड़ी में आज हम आपको मिला रहे हैं पठानकोट से कुछ वरिष्ठ CA और एडवोकेट से। आइए मिलाते हैं आपको उनसे। सबसे पहले कनिका मनचंदा, स्वागत है आपका फास्ट वे में। मिस्टर सुभाष मलगुरिया, मिस्टर संजीव महाजन एंड मिस्टर अश्विनी शर्मा। पहले आपको ये बता दें कि ये तीनों ही पास्ट प्रेसिडेंट टैक्सेशन बार एसोसिएशन रह चुके हैं। और कनिका मनचंदा जो कि मिस्टर सुभाष मलगुरिया की बेटी हैं, यंग, स्मार्ट, विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन एज ए एडवोकेट। तो आइए शुरू करते हैं हम कनिका मनचंदा जी से। कनिका, स्वागत है आपका हमारे फास्ट वे में। थैंक यू सो मच। कनिका जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि इनकम टैक्स एक्ट ये फोर्स में बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कब आया? बिफोर इंडिपेंडेंस, ये पहले मैं बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में बताऊंगी। 1915 फॉर द फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स एक्ट आया था, पर उस टाइम पे देयर वर नो रूल्स। तो फिर दूसरा एक्ट आया 1921 में। फॉर 1 अप्रैल 1922 में ये इनैक्ट हुआ, जिसमें दे फॉलोड द रूल्स। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो प्रेजेंट एक्ट है 1961, वो इनैक्ट हुआ फ्रॉम द 1 अप्रैल 1962 से। जी। सो इसका कितने सालों का हो गया हमारा ये इंडिपेंडेंस, ये इनकम टैक्स को इन हमारे हिंदुस्तान में आए? वेल, ये एक टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकली, सर जेम्स विल्सन थे, ये फादर ऑफ इनकम टैक्स थे। उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1860 में फॉर द फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स आया था। तो इसीलिए अगर हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, दैट इज वाई वो सेलिब्रेट करते हैं 163 ईयर्स एज ऑफ नाउ। नो 163 ईयर्स। हाँ जी। अभी ना थोड़े दिन पहले हमारे ये बिल्कुल फास्ट वे ऑफिस के सामने इनकम टैक्स ऑफिस है जी। यहाँ पे इन्होंने लाइटें लूटें लगा के बहुत ज्यादा, और ये 163 थर्ड ईयर ऑफ मतलब उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। बट हाउ कम 1947 से लेके आज तक अगर देखा जाए, सो ये 163 ईयर्स कैसे बने? As I said earlier that income tax के जो फादर थे, the father of income tax, Sir James Wilson, according to him, income tax आया था 1860 में। And then उसके बाद 1860 में ही हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, she was a freedom fighter, फर्स्ट फ्रीडम वॉर के लिए उन्होंने फाइट किया था। उस दौरान people used to supply her arms and weapons, and then British government के around they arose a question that why not let's impose tax on the earning of people, and then from that moment British government decided to impose tax on people. Maybe that is the reason Indian government is also celebrating 163. अच्छा, उन सालों को भी बीच में डाल के, सो इस हिसाब से वो 163 years बने हैं। True. ओके,
That is one. Now tell the viewers when this tax and shape of penalty started. Well, this is quite a lengthy question, but I'll definitely summarize it. Talking historically, during the times of Mahabharata, वहाँ उस time पे भी tax was imposed on people, but that was in the shape of penalty. Then this Mohammedan period came. This jizya tax was imposed on people. Then that continued till Mughal period, and then British rule came, and in that they, as I said earlier, that they imposed on the earning of people. So this how it was like tax was imposed in the shape of penalty. But how come 1947 से लेके आज तक अगर देखा जाए, so ये 163 years कैसे बने? As I said earlier, that income tax के जो father थे, the father of income tax, Sir James Wilson, according to him, income tax आया था 1860 में, and then उसके बाद 1860 में ही हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, she was a freedom fighter, first freedom war के लिए उन्होंने fight किया था. उस दौरान people used to supply her arms and weapons, and then British government के around they arose a question that why not let's impose tax on the earning of people, and then from that moment British government decided to impose tax on people. Maybe that is the reason Indian government is also celebrating 163. अच्छा, उन सालों को भी बीच में डाल के, so इस हिसाब से वो 163 years बने हैं. True. Okay, that is one. Now tell the viewers when this tax and shape of penalty started. Well, this is quite a lengthy question, but I'll definitely summarize it. Talking historically, during the times of Mahabharata, वहाँ उस time पे भी tax was imposed on people, but that was in the shape of penalty. Then this Mohammedan period came. This jizya tax was imposed on people. Then that continued till Mughal period, and then British rule came, and in that they, as I said earlier, that they imposed on the earning of people. So this how it was like tax was imposed in the shape of penalty. So ये penalty तब से चलती आ रही है. Yeah. Okay. Thank you very much, Kanika. Now let us speak to Mr. Sanjeev Mahajan. संजीव जी, प्लीज हमें ये बताइए कि TDS और TCS ये क्या है, एंड व्हाट इज कैपिटल गेन? ऐसे है, TDS और TCS प्रोविजन जो लाए गए थे, वो सरकार की ये मंशा थी कि जो लोगों को जो टैक्स नहीं देते, बहुत से अर्न करते हैं इनकम, या जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बाद में लोग साल के बाद टैक्स देना भूल जाते हैं या देते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा जहाँ सोर्स है, जहाँ इसका सोर्स रहेगा वहीं से टैक्स उसको डिडक्ट कर लिया जाए, ताकि बाद में उसको अगर उसने जब रिटर्न भरेगा, जब इनकम टैक्स की रिटर्न उसकी आएगी तो उसमें वो रिफंड भी ले सकता है. अगर उसका टैक्स होगा तो उसको वो ट्रांजैक्शन कम से कम जो है वो शो करनी पड़ेगी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, और उस हिसाब से वो TDS उसकी जो अकाउंट फॉर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अकाउंट फॉर हो जाएंगी उसकी रिटर्न्स में. संजीव जी, एट सोर्स थोड़ा लोगों को ना प्लीज इसको थोड़ा ब्रीफ में बताइए और सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज एट सोर्स? एट सोर्स का जैसे हम स्टार्ट में लेके चले, हम इंटरेस्ट इनकम किसी की अर्न होती है तो बैंक उसका TDS काट लेता है. दैट इज अब उसकी जैसे लिमिट है 40,000. आम सिटीजन जो है, आम लोग हैं, उसका 40,000 की लिमिट है जी. तो 40,000 के ऊपर जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा बैंक से, बैंक उसी वक्त उसका TDS काट लेगा एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है जी. और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 है जी. ऐसे ही हम कोई जैसे इंश्योरेंस का कमीशन आता है, इंश्योरेंस कमीशन पे 5% का TDS काट लेती है सरकार, सो दैट इनकम कैन बी शोन इन दैट रिटर्न. कोई कमीशन इनकम, जनरल कमीशन इनकम आ रही है जी. जैसे कॉन्ट्रैक्टर को आ रहा है जी. कॉन्ट्रैक्टर जो अपनी जो रिसीट लेता है, रिसीट पे उसको जब भी जैसे 2% उसका काट लेते हैं. 2% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF दैट इज 1%. इन केस ऑफ अदर दैट इज कंपनीज और पार्टनरशिप फॉर्म दैट इज 2%. ठीक है जी. तो 194C में वो कवर हो जाता है. वो कॉन्ट्रैक्टर को जब भी कोई पेमेंट करता है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट पर्सन है, तो उसी वक्त उसके सोर्स पे काट के उसको बाकी पेमेंट वो करेगा. दैट इज एट द सोर्स. तो सर अगर वो उसके बाद इनकम टैक्स ना भी दे बाय चांस, तो क्या वो उससे और इनकम टैक्स वो ले सकते हैं या यही कट गया इनकम टैक्स? इसमें एक चीज देखिए, सरकार ने इसको क्यों किया था कि जो आपकी रिसीट है
जी, वो आपकी अकाउंट फॉर हो जाएगी। उसके बाद सरकार के पास उसकी डिटेल आएगी जी, जो TDS काटेगा वो अपनी रिटर्न भरेगा। बल्कि गवर्नमेंट ने इसकी इनकम को टोटली सोसाइटी को एग्जम्प्ट कर रखा है। अच्छा, हाँ, नहीं अब इसमें मेडिकल ट्रस्ट जैसे है वो क्या है? वो भी सेम है। अच्छा, सेम मतलब ये कोई भी बना सकता है? हाँ, उसकी फॉर्मेलिटी है। हाँ जी, 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलकर एक सोसाइटी बना सकते हैं जी। उस सोसाइटी में वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल रन कर सकते हैं जी, हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों को देने के लिए। हाँ, उससे जो बल्कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनमें, और ये इसमें उतनी लोगों से रिसिप्ट लो, इनकम लो, ताकि उनका खर्चे पूरे हो सके। जी, ठीक है। उसके बाद भी जो उनको एक्स्ट्रा बचता है, इनकम आती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा है। तो ये HUF क्या है? हेड है करता है, उसके साथ उसका ब्रदर है या और भाई है, उन सबको एक इकट्ठा बिजनेस चलाने के लिए वो इकट्ठे मिलकर एक HUF के अंदर एक बिजनेस चला सकते हैं, अपना एसेट्स कैपिटल रख सकते हैं, उस सबसे बिजनेस कर सकते हैं। जब वो HUF में किसी भी फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है, वो HUF का मेंबर बन जाता है जी। वो उसमें जो जितने भी फंड होते हैं, हाँ। वो फैमिली के किसी इंडिविजुअल के नहीं होते, वो पूरी फैमिली के फंड होते हैं, और फैमिली की एक अलग से रिटर्न जाती है HUF के नाम से जी। HUF को इनकम टैक्स में अलग से पैन नंबर लेना पड़ता है जी। वो पैन नंबर लेकर उसकी HUF की जो रिसिप्ट है, जो इनकम है, जो खर्चे हैं, उसके कैलकुलेशन करके उसको अलग से रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये एक अलग असेसिंग ट्रेड किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट। इसमें मैं एक ऐड करूं तो HUF का कंसेप्ट आया कहाँ से जी? HUF का कंसेप्ट जो था जी, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। पहले जो हमारे हिंदूज में पर्टिकुलरली जो हमारे होता था बिजनेस, लाला टाइप जैसे बिजनेस बोलते, लाला, उसके बाद उसकी गद्दी उसके बेटे को आ गई, उसके आगे बच्चों को आ गई, वो उस पैटर्न पे चला। हमारी फैमिली जो थी इकट्ठी होती थी, भाई 10 भाई बहन इकट्ठे होते थे, उनके बच्चे आगे इकट्ठे आते थे, एक ही फैमिली बनी रहती थी जी। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा, गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये बिजनेस तो इकट्ठा कर रहे हैं, तो इनका फंड भी इकट्ठा ही है, इनके वो भी नहीं डिवाइडेड है कि ये इसका शेयर हो गया, ये इसका शेयर हो गया। तो इसलिए वो कंसेप्ट लाए थे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पूरा यूनिट है, पूरी फैमिली जो है दैट इज ए वन यूनिट, तो उस यूनिट को एक अलग से टैक्स किया जाए। ओके, उसका पैन नंबर 1 होगा जी? पैन HUF का 1 होगा। ठीक है। सुभाष मलगुरिया जी, एडवोकेट सुभाष मलगुरिया, ये हमारे साथ हैं। इनकी बेटी कनिका, जिन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब हम मलगुरिया साहब से ये पूछना चाहते हैं, मलगुरिया साहब ये बताइए कि एडवोकेट्स या CAs व्हाटएवर, क्या ये लिमिटेड अपनी प्रैक्टिस तक की है या इससे आगे भी कुछ जा सकते हैं? शर्मा साहब, ये क्या सवाल पूछ लिया। एडवोकेट तो 97 तक प्रैक्टिस करता है, 97 ईयर। अब भी परसों चौथ पेपर में आया था कि 97 साल के होके प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं 2 जी, अगर ये 25 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 25 ईयर्स जी, इनकम टैक्स में एक इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT, जो कि 1941 में बना था, सबसे पुराना ट्रिब्यूनल वही है, उसके ये मेंबर बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट 25 साल। और सुनो, आपके सामने इनकम टैक्स ऑफिस है जी, वहां पे जो प्रिंसिपल कमीशन होगा, जब उससे बाब होगा, वो एलिजिबल है इनकी पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट मेंबर के लिए। एक CA तो है, 25 साल की प्रैक्टिस हो गई। नंबर 2 प्रिंसिपल कमिश्नर, उससे ऊपर जिसका 3 साल का व्हाट नेचुरल, वो 3 साल तो होगा ही होगा उनका एक्सपीरियंस, वो कंपीट कर सकते हैं, वो एलिजिबल है इनकी पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट मेंबर जिसको कहते हैं ITAT में। रही बात वकीलों की, अब उस पे आ जाओ। कोई भी वकील 10 साल की प्रैक्टिस कर लेता है, वो एलिजिबल है उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए ITAT, उस सेम पोस्ट के लिए। सेम उन्हें, उसमें एक अकाउंटेंट मेंबर है, दूसरा जुडिशियल मेंबर है, 2 मेंबर होते हैं। अच्छा, एक CA की साइड से आगे, जब एक एडवोकेट की तरफ से आगे। एडवोकेट की तरफ से जो आते हैं 10 साल के, जो इंडियन लीगल सर्विस है उसका ऑफिसर, कम से कम 10 साल उसने लिटिगेशन के केस किए हों, देन ही इज एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। और सबसे बड़ा जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सेशन जज, सेशन मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, वो एलिजिबल है अगर वो 10 साल के
उनका एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, कहने का मतलब सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, वो एलिजिबल है जुडिशियल मेंबर के लिए। अब आप बताओ, अच्छा रही बात 50 साल तक तो हम काम करते हैं, हम 70 साल तक जा सकते हैं। जो मेंबर बन गया अकाउंटेंट मेंबर, जुडिशियल मेंबर, वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ITAT का, वही बनेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा। 70 साल तक आप कर सकते हो सरकारी नौकरी। ओके, कब तक? 70 साल तक। बताइए आपने क्या पूछा जी कि आप यहीं खत्म हो जाओ? यस, मेरा सवाल यही था। नहीं, ज्यादातर हमने देखा है कि नो CA बनते हैं, CA खत्म, रिटायर हो गए, उनके बच्चे आ गए, वो CA बन गए। वन थिंग आई मेक यू क्लियर कि दिस इज सिलेक्शन पोस्ट, ना कि रिकमेंडेशन। अच्छा, रिकमेंडेशन नहीं है, इसकी सिलेक्शन है। गवर्नमेंट पोस्ट निकालती है, अप्लाई करते हैं, CA करते हैं, वकील करते हैं, सेशन जज करते हैं, उसमें से 2 लगाने 3 लगाने, ये स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसमें चीफ जुडिशियल अपने होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो 10-12 मेंबर होते हैं उसमें, वो जो इंटरव्यू लेते हैं, जिसको जो उनको जो अच्छा लगे, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं लोग। सर एक बात सिलेक्शन हमारे पठानकोट से कभी कोई इसका मेंबर बना? आई थिंक नहीं गया। हमारी बात से पठानकोट से शायद कोई गया हो एक बार। वो मैडम थी ना जो कमिश्नर थी, चीफ कमिश्नर थी, महाजन साहब की फैमिली, मोक्ष महाजन, शी वाज फ्रॉम इनकम टैक्स साइड, IRS होना भी जरूरी है। कोई हमारे वकील वगैरह या कोई एडवोकेट से कभी कोई नहीं, आई डोंट थिंक गए कोई नहीं। मलगुरिया साहब, हमारी कुछ सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन, जो हमारे भी सोर्सेज होते हैं, कुछ हमें कुछ लग रहा है कि हमारे पठानकोट से कोई एडवोकेट शायद बनने वाला है। हाँ, हो सकता है, बहुत ज्यादा एडवोकेट है। आपको उसके बारे में कुछ आइडिया? नहीं, ऐसा कभी किसी को नहीं पता चलता। आई डोंट थिंक सो। बाकी हो सकता है, इतने एडवोकेट्स हैं, इतने CA हैं, कोई भी जा सकता है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं यू कांट से। जैसे IAS की अपॉइंटमेंट होती है, ऐसे ITAT मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है, प्रॉपर नोटिफिकेशन निकलता है। जी, एडवोकेट की तरफ से जो आते हैं 10 साल के, जो इंडियन लीगल सर्विस है उसका ऑफिसर कम से कम 10 साल उसने लिटिगेशन के केस किए हों, देन ही इज एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ओके। और सबसे बड़ा जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सेशन जज, सेशन मैजिस्ट्रेट नहीं, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, वो एलिजिबल है अगर वो 10 साल के उनका एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, कहने का मतलब सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, वो एलिजिबल है जुडिशियल मेंबर के लिए। अब आप बताओ, अच्छा रही बात 50 साल तक तो हम काम करते हैं, हम 70 साल तक जा सकते हैं। जो मेंबर बन गया अकाउंटेंट मेंबर, जुडिशियल मेंबर, वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ITAT का, वही बनेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा। 70 साल तक आप कर सकते हो सरकारी नौकरी। ओके, कब तक? 70 साल तक। बताइए आपने क्या पूछा कि आप यहीं खत्म हो जाओ? यस, मेरा सवाल यही था। नहीं, ज्यादातर हमने देखा है कि नो CA बनते हैं, CA खत्म, रिटायर हो गए, उनके बच्चे आ गए, वो CA बन गए। वन थिंग आई मेक यू क्लियर कि दिस इज सिलेक्शन पोस्ट, ना कि रिकमेंडेशन। अच्छा, रिकमेंडेशन नहीं है, इसकी सिलेक्शन है। गवर्नमेंट पोस्ट निकालती है, अप्लाई करते हैं, CA करते हैं, वकील करते हैं, सेशन जज करते हैं, उसमें से 2 लगाने 3 लगाने, ये स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसमें चीफ जुडिशियल अपने होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो 10-12 मेंबर होते हैं उसमें, वो जो इंटरव्यू लेते हैं, जिसको जो उनको जो अच्छा लगे, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं लोग। सर एक बात सिलेक्शन हमारे पठानकोट से कभी कोई इसका मेंबर बना? आई थिंक नहीं गया। हमारी बात से पठानकोट से शायद कोई गया हो एक बार। वो मैडम थी ना जो कमिश्नर थी, चीफ कमिश्नर थी, महाजन साहब की फैमिली, मोक्ष महाजन, शी वाज फ्रॉम इनकम टैक्स साइड, IRS होना भी जरूरी है। कोई हमारे वकील वगैरह या कोई एडवोकेट से कभी कोई नहीं, आई डोंट थिंक गए कोई नहीं। मलगुरिया साहब, हमारी कुछ सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन, जो हमारे भी सोर्सेज होते हैं, कुछ हमें कुछ लग रहा है कि हमारे पठानकोट से कोई एडवोकेट शायद बनने वाला है। हाँ, हो सकता है, बहुत ज्यादा एडवोकेट है। आपको उसके बारे में कुछ आइडिया? नहीं, ऐसा कभी किसी को नहीं पता चलता। आई डोंट थिंक सो। बाकी हो सकता है, इतने एडवोकेट्स हैं, इतने CA हैं, कोई भी जा सकता है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं यू कांट से। जैसे IAS की अपॉइंटमेंट होती है, ऐसे ITAT मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है, प्रॉपर नोटिफिकेशन निकलता है। इट्स अ प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस है, नॉट रिकमेंडेशन। आपने कभी अप्लाई किया? नो, कोई ऐसा मौका नहीं मिला। ये क्या पूछ रहे हो? पर्सनल, डोंट बी पर्सनल। नहीं, यहाँ पे आए हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, यस, he can do, she can do। ये भी नहीं हुई 50। एडवोकेट कोई भी कर सकता है। या आफ्टर 50। आफ्टर 50। चलिए ठीक है, हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ। थैंक यू कनिका जी, आप काफी अपकमिंग एडवोकेट हैं और आपको मिस्टर सुभाष मलगूरी, आपके पिताजी का काफी
आप इनसे इनका ज्ञान भी ले सकते हैं। He is my all-time mentor. या और अगर आप इनकी बात करें सीएस की तो संजीव जी, अश्विनी जी इस शहर के बहुत सुलझे हुए। They all are my father figures. Yeah. They all are my mentors. That's great जी। So thank you very much. You all came to our studio. We are really grateful. So ये थे पठानकोट के सीए और एडवोकेट जिनसे हमने बात की, और इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हम आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।